हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस। फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड पहले के 20 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग एंड इंश्योरेंस। तो हमने लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन डिस्कस करा था, जिसमें हमने डिस्कस करा था ईसीजीसी के बारे में। ईसीजीसी की फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, राइट। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का काम क्या है? टू प्रोवाइड इंश्योरेंस सपोर्ट टू इंडियन ट्रेडर्स। ट्रेडिंग में कौन सा काम होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। तो एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस का काम करती है ईसीजीसी, राइट। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, फ्री ट्रेड पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी वेयर देयर इज। फ्री ट्रेड पॉलिसी नाम से पता चल रहा है ट्रेड में क्या चीजें आ जाती है। ट्रेड में आ जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, राइट। ट्रेड में क्या आ जाता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। फ्री मतलब फ्रीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। फ्री का मतलब ये नहीं कि हम चीजें बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। फ्री का मतलब है कि इसमें कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाता, टैरिफ रेट्स यहाँ पे नहीं होते फ्री ट्रेड पॉलिसी के अंडर, राइट। जो भी चीजें एक्सपोर्ट होती है या इंपोर्ट होती है उस पर टैरिफ वगैरह नहीं लगाए जाते। तो आंसर क्या आ जाएगा? एब्सेंट ऑफ टैरिफ। अगर हम रिस्ट्रिक्शंस की बात करें, रिस्ट्रिक्शन में तो ट्रेड में रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी ना, मूवमेंट्स की रिस्ट्रिक्शन, गुड्स की मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन करेंगे तो। एंटी डंपिंग पॉलिसी, ये एंटी डंपिंग पॉलिसी भी फ्री ट्रेड के अंडर नहीं आती। बैलेंस ग्रोथ को इनकरेज करना, ये भी फ्री ट्रेड के अंडर नहीं आता। फ्री ट्रेड के अंडर आता है जिसमें टैरिफ्स नहीं लगाए जाते, राइट। नेक्स्ट द टैक्स ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज नोन एज। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्या होता है? ट्रेड करना, हम चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं या हम चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, अपनी कंट्री के अंदर मंगवा रहे हैं, तो ट्रेड कर रहे हैं हम बेसिकली, राइट। तो इस पे जो टैक्स लगाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, जो हम एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करती है, तो उस पे जो टैक्स लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, राइट। तो आंसर आ जाएगा कस्टम टैक्स। विद इन द कंट्री जो चीजों की प्रोडक्शन होती है उस पे जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट है, इनविजिबल एक्सपोर्ट मींस एक्सपोर्ट ऑफ। अब देखो, एक होता है विजिबल, एक होता है इनविजिबल। विजिबल में क्या होता है? जो गुड्स एक्सचेंज होती है, गुड्स की जो ट्रेडिंग होती है। इनविजिबल एक्सपोर्ट में क्या होता है? सर्विसेज आ जाती है इसमें, जैसे कि कस्टमर केयर की सर्विसेज। कोई यूएस की कंपनी है इंडिया में, तो उस कंपनी में इंडिया का कोई बंदा काम कर रहा है, एज ए कस्टमर सर्विसेज का काम कर रहा है, कस्टमर केयर का। तो यूएस का कोई बंदा हमारे इंडिया में बैठे उस बंदे से कॉल पे बात कर रहा है, उससे अपने प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है या कोई भी उसमें प्रॉब्लम है, तो हमारा इंडिया का बंदा यूएस के बंदे को क्या कर रहा है? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इंडिया में बैठा हुआ। तो क्या हो रहा है? सर्विसेज का एक्सपोर्ट हो रहा है यहां से, राइट। तो ये जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट होता है इसको बोलते हैं इनविजिबल एक्सपोर्ट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, सर्विसेज। नेक्स्ट द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर एट। WTO कब बनी थी? 1995 में बनी थी, गैट को रिप्लेस करके, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो गैट को रिप्लेस करके WTO बनी थी 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनीवा में। जिनीवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में, राइट। जिनीवा स्विट्जरलैंड में आता है WTO का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है, फ्री ट्रेड जोन इज वन। फ्री ट्रेड जोन, फ्री ट्रेड हो रहा है। फ्री ट्रेड मतलब टैरिफ्स वगैरह नहीं लग रहे, रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम है। तो वो एरिया, वो जोन जहां पे रिस्ट्रिक्शंस कम हो, टैरिफ रेट्स ना हो, उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड जोन। तो आंसर क्या आ जाएगा? वेयर ट्रेड इज डन विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। ट्रेड पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ज्यादा, राइट। तो उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड जोन। अब देखो, यहाँ पे ट्रेड की बात हो रही है, तो इसीलिए बाकी के ऑप्शंस यहाँ पे एलिमिनेट हो रहे हैं, क्योंकि बी में क्या है? वेयर एनी एंटरप्रेन्योर इज फ्री टू स्टार्ट बिजनेस। अब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं फ्री में एंटरप्रेन्योर, लेकिन इसमें ट्रेड का तो कुछ नहीं लिखा ना इन्होंने कि ट्रेड कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे हमने ट्रेड की बात करनी है। वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड
फ्री टू एंटरप्रेन्योर्स बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है, इंडस्ट्रीज आर फ्री फ्रॉम एक्साइज ड्यूटीज प्रोड्यूस फॉर द एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे ये इन ऑप्शंस में कहीं पे भी इन्होंने ट्रेड की बात नहीं करी, इसीलिए हमारा आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग गवर्नमेंट कंपनी ऑफ द इंडिया? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कंपनी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखो सारी की सारी ही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही कंपनीज, लेकिन जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो है मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, राइट। तो ये क्या है, इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेडिंग कंपनी है। कब बनी थी? 1963 में। और एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग कंपनी है, राइट। वन ऑफ द लार्जेस्ट समझते हो ना कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनमें से एक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, राइट। नेक्स्ट सेज एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर। सेज क्या है? सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका एक्ट हमारे पार्लियामेंट में कब पास हुआ था? 2005 में। फोर्स में कब आया था? 2005 में तो पास हुआ था ना, तो फोर्स में आया था 2006 में। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स का जो ट्रेड होता है वो भी आ जाता है, सर्विसेज का जो ट्रेड होता है वो भी आ जाता है, इसमें जो भी प्रॉपर्टी का लेन देन हो रहा है, प्रॉपर्टी का ट्रेड हो रहा है, मनी का ट्रेड हो रहा है, वो सारी चीजें बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आती है। तो इसमें विजिबल ट्रेड भी हो गया जिसमें गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही है, इनविजिबल सर्विसेज का ट्रेड हो रहा है, ये भी आता है। डेट्स मींस कि जो मनी ट्रांसफर हो रही है या प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट्स, तो ये भी डेट्स का ट्रेड भी इसके अंदर आ जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज प्रोड्यूस्ड बाय। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? ये एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है? अब जैसे किसी एक बंदे ने, कोई ए है, ए ने बी को पैसे दे दिए, राइट। ए ने बी को पैसे दिए तो बी बदले में इसको क्या देगा? लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्यों देगा? क्योंकि बी अब क्या कर रहा है? बी इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि मैं आपके पैसे, अब कोई भी चीज इसने ली है इससे, ए से, ठीक है, ए से पैसा लिया है या कोई भी चीज लिया है, पैसा भी लिया है, तो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना कि विद इन ए ईयर, विद इन 2 ईयर या इंस्टॉलमेंट्स में जैसे तैसे करके मैं आपको ये पैसा वापस कर दूंगा। तो बी इसको क्या दे रहा है बदले में? एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। ए ने बी को पैसे दिए और बी ने ए के साथ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जिसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। अब लेने वाला कौन है? बी। बी ले रहा है और बी ही लेटर ऑफ क्रेडिट साइन कर रहा है। तो कौन होगा? इंपोर्टर होगा। कोई भी एक कंट्री है, कोई ए कंट्री है, बी कंट्री में चीजें दे रही है, तो बी कंट्री जो है वो ए के साथ लेटर ऑफ क्रेडिट साइन करेगी, लेटर ऑफ क्रेडिट ए को देगी। तो बी क्या होगी? इंपोर्टर कंट्री। जो इंपोर्टर कंट्री है, जो चीजें ले रही है, वो दूसरी कंट्री के साथ लेटर ऑफ क्रेडिट साइन करेगी, राइट। नेक्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बिकम इफेक्टिव इन। एक्ट कब आया था? एक्ट 2005 में आया था और इफेक्टिव फोर्स में कब आया था? 2006 में। नेक्स्ट है एट प्रेजेंट एज पर गवर्नमेंट रूलिंग्स द मैक्सिमम एरिया अलाउड फॉर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए मैक्सिमम एरिया कितना अलाउड है? मैक्सिमम एरिया अलाउड है 5000 हेक्टेयर का। मिनिमम कितना है? 500 हेक्टेयर का। 500 हेक्टेयर से लेकर 5000 हेक्टेयर तक का एरिया जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का रहेगा। नेक्स्ट है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स हैज शोन एन एप्रिशिएबल इंक्रीज आफ्टर 1991। 1991 में हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे और उसके बाद हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है, काफी इंक्रीज हुआ है। रीजन क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिजॉर्टेड टू डिवैल्यूएशन। जो डिवैल्यूएशन हो रही थी उसको हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजॉर्ट किया, इसीलिए हमारी जो एक्सपोर्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो गए और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा भी है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ही राइट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Next, which of the following organizations is involved in providing the insurance against various risks to the exporters? Insurance कौन सी कंपनी दे रही है? ECGC, Export Credit and Guarantee
कारपोरेशन, पहले भी 2 बार डिस्कस हो चुका है, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट है द अर्लियर नेम ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पहले नाम क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। 1995 में ये जो गैट था ये रिप्लेस होके इसकी जगह पे आ गया WTO। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रेफरेंस टू फेमा इन इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। The Foreign Exchange Regulatory Act was replaced by Foreign Exchange Management Act in the year 2001. 2001 में रिप्लेस नहीं हुआ था। ये कब रिप्लेस हुआ था? 29th of December 1999 को ये रिप्लेस हुआ था फेमा के साथ। नेक्स्ट, फेरा was given sunset clause to 1 year till 31st of May 2002 to enable Enforcement Directorate to complete the investigation of pending cases। ये बिल्कुल सही है। तो इसमें ये दिया गया था इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को कि जितने भी पेंडिंग इश्यूज है उनको 31st of May 2002 तक आपको सॉर्ट आउट करना है, कंप्लीट करना है, राइट। तो थर्ड क्या है? अंडर फेमा वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रूल्स वाज सीज्ड टू बी अ क्रिमिनल ऑफेंस, द न्यू डिस्पेंसेशन इन्फोर्समेंट। ये नहीं आएगा, यहां तक ही है। अंडर फेमा वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रूल्स है सीज्ड टू बी अ क्रिमिनल ऑफेंस। अब फेमा के अंडर ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। फेमा के अंडर जो वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रूल्स है, जो फॉरेन एक्सचेंज रूल्स को वायलेट करेगा वो क्या है? वो एक सिविल ऑफेंस के अंडर आएगा। लेकिन फेरा के अंडर ये एक क्रिमिनल ऑफेंस था। फेमा के अंडर क्या है? ये एक सिविल ऑफेंस होगा, राइट। फेमा के अंडर सिविल ऑफेंस है, इसीलिए जो सी वाली स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। डी वाली स्टेटमेंट क्या है? एज पर द न्यू डिस्पेंसेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कैन अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट द पीपल फॉर द वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रूल। फॉरेन एक्सचेंज रूल को अगर कोई वायलेट करता है तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है कैन नॉट अरेस्ट, वो अरेस्ट नहीं करेगा अंडर फेमा। फेरा में अरेस्ट कर सकता था, राइट। तो इसलिए जो डी वाला है वो भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट, व्हाट इज नामा 11 ग्रुप ऑफ कंट्रीज? नामा 11 ग्रुप ऑफ कंट्रीज कौन सी है? ये डेवलपिंग कंट्रीज है। ये डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसका पार्ट इंडिया भी है। इसमें 11 कंट्रीज आती है। कौन कौन सी 11 कंट्रीज है? अर्जेंटीना, वेनेजुएला, ब्राजील, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, नामीबिया, फिलीपाइंस, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, ट्यूनीशिया, ये सारी कंट्रीज आ जाती है इसमें। टोटल 11 कंट्रीज का ये ग्रुप है। और इसको किसने बनाया था? नामा 11 ग्रुप को इसको बनाया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट, असर्शन बैलेंस ऑफ पेमेंट रिप्रेजेंट्स बेटर पिक्चर ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देन बैलेंस ऑफ ट्रेड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट से ज्यादा पिक्चर क्लियर होती है हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। Reason balance of payment takes into account the exchange of both visible invisible items where balance of trade does not। अब देखो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इसके अंदर सिर्फ गुड्स का जो ट्रेड होता है वही चीजें आती है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की ही जो एक्सचेंज होती है दोनों का ही हिसाब किताब होता है। इसीलिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की बेटर पिक्चर रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ गुड्स ही आती है, सर्विसेज इसमें इंक्लूडेड नहीं होती, राइट। तो आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Next is SEZ Act 2005 which came into effect in February 2006 has certain objectives। SEZ Act 2005 के objectives कौन कौन से हैं? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को डेवलप करना भी इसके अंडर आता है। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन सोर्स, जो फॉरेन सोर्सेज है उसमें से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसको प्रमोट करना, इसीलिए तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रही है ना। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज ओनली, इसमें एक्सपोर्ट सर्विसेज का प्रमोट, जो सर्विसेज एक्सपोर्ट होती है उसको भी प्रमोट किया जाता है, नहीं तो इसमें तीनों चीजें ही आ जाती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्लूड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे हमारे इंडिया में आ रही है? सब्सिडीज ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया,
इंडिया में जो फॉरेन कंपनी सब्सिडीज दे रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आता है। मेजॉरिटी ऑफ फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनीज में बहुत सारी फॉरेन कंपनीज जो है वो इन्वेस्ट कर रही है, इंडियन कंपनीज के शेयर्स खरीद रही है, इक्विटी इसमें इक्विटी शेयर्स बाय कर रही है। तो इससे क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। कंपनीज एक्सक्लूसिवली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन कंपनीज हमारी इंडियन कंपनीज को फाइनेंस कर रही है, तो इससे भी एफडीआई आ रही है इंडिया में। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू एफडीआई इंडिया में नहीं आती। तो आंसर आ जाएगा 1, 2 एंड 3 ओनली, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो इसके साथ ही हमारा जो फॉरेन ट्रेड वाला चैप्टर है वो भी खत्म होता है। तो नेक्स्ट नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।